अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ मी सोए सुमरो। आज हमारा पाकिस्तान अफेयर्स का 9th लेक्चर है, जिसमें हम लखनऊ पैक्ट की टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अब देखें, लखनऊ पैक्ट मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी इसका थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दिया था। आज इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। लखनऊ पैक्ट 1916 1916 में ये हुआ था। सबसे पहले आपने डेट याद रखनी है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे भी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। लखनऊ पैक्ट बेसिकली वाज एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट था इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच में। इसमें जॉइंट सेशन के थ्रू लखनऊ में 1916 में ये दोनों डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज उस दौर की आपस में मिलती हैं ग्रीवेंसेस दूर करने के लिए, और जो है एक अगले अगले लाहेमल के लिए तैयारी करते हैं ताकि अंग्रेजों से छुटकारा हासिल कर सकें। पहले क्या था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग आपस में ही लड़ रहे थे। अंग्रेज बड़े सियाने थे, उन्होंने डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी इख्तियार करते हुए इन दोनों को आपस में ही उलझा दिया था और वो रूल कर रहे थे सब कॉन्टिनेंट पे। लेकिन यहाँ पर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की इफर्ट्स की वजह से, क्योंकि वो एक बहुत ही बेहतरीन लॉयर थे और वो इनकी टैक्टिक्स को अच्छी तरीके से समझ रहे थे, तो वो आमादा करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स को। और जो है ज्वाइंट सेशन होता है पहली मर्तबा लखनऊ के शहर में 1916 में। ये आपस में बैठते हैं दोनों पार्टी के लीडर और जो है एक मीटिंग करते हैं। ठीक है, ये ज्वाइंट सेशन कब होता है? 1916 में। डेट याद रखनी है आपने, 1916 साल बल्कि। ठीक हो गया। ये थोड़ा सा ओवरव्यू था। अब इसमें कौन सी चीजें, कौन से रिफॉर्म्स की सजेशन दी गई थी, मैं आपको बता दूं। इसमें जो पॉइंट्स थी वो ये थी कि सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, हिंदुस्तान में सेल्फ गवर्नमेंट होगी, अंग्रेजों की इन्वॉल्वमेंट होगी ही नहीं। यहाँ पर जो रूल करेंगे, जो हुक्मरान बनेंगे, जो गवर्नर जनरल, जो भी ओहदा टाइटल होगा वो बनेगा, वो होगा हिंदुस्तानी, इंडियन होगा, ना कि ब्रिटिशर, अंग्रेज नहीं होगा। तो सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, ये पहली पॉइंट थी। एबॉलिशन ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में, जो मिंटू मॉर्ले रिफॉर्म जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहा जाता है, उसको खत्म किया जाए, ये भी एक नुक्ता था इस मीटिंग का। दूसरा ये कि सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग किया जाए। चौथा था सैलरी ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडियन अफेयर शुड बी पेड फ्रॉम इंडियन कूफर, शुड बी पेड फ्रॉम, अच्छा ये ना पॉइंट थोड़ी सी गलत लिखी हुई है, यहाँ पे होगा शुड नॉट, शुड नॉट बी पेड फ्रॉम इंडियन कुफर्स। ठीक है, यानी जो उस वक्त का इंडियन सेक्रेटरी था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स था, जो उसकी जो तनख्वाह थी वो ब्रिटिश के खजानों से, माली खजानों से दी जानी चाहिए, ना कि इंडिया के। ठीक है, ये भी एक पॉइंट था। उसके बाद जो है 1/3 रिप्रेजेंटेशन टू बी गिवन टू द मुस्लिम्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये जो है ना, ये सेपरेट इलेक्टोरेट वाली बात कह रही है। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि जो सेपरेट इलेक्टोरल का नुक्ता था, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस हमेशा उसकी अपोजिशन करती थी कि नहीं भाई, इंडिया डिवाइड हो जाएगा, सेपरेट इलेक्टोरेट हम नहीं चाहते इंडिया में, हिंदुस्तान में। इसी वजह से 1909 का जो मिंटू मॉर्ले रिफॉर्म्स था, उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट ही दिया गया था माइनॉरिटीज को, और उसको अपोज किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। लेकिन यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये आपस में बैठ के कुछ कॉम्प्रोमाइज खुद कर रहे हैं, कुछ करवा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं और जो है एक साथ मिलकर लड़ते हैं अंग्रेजों से। बहरहाल, तो इसी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ पर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एग्री हो गई कि ठीक है भाई, माइनॉरिटीज को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाना चाहिए। तो मुसलमानों के लिए खास तौर पर 1/3 रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में डिमांड की गई थी इस पैक्ट में। अच्छा, अब मैं एक चीज बता दूं आपको कि आईएमसीक्यूज में पेपर में आपसे ये पूछेगा कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है, जो मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो कितनी डिमांड की गई थी, 1/2, 1/3 या 1/4? तो ये 1/3 आपने याद रखना है कि 1/3 यानी फॉर एग्जाम्पल अगर 100 लोग हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में रूल कर रहे हैं, इंडियंस हैं, तो उसमें से जो उसका हिस्सा 1/3 कितना बनेगा, वो वाला जो हिस्सा है वो मुसलमान होंगे वहां पर। उस पे ना ईसाई बैठेंगे ना इंडियंस बैठेंगे, वो खाली मुसलमान सिलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इंक्रीजिंग द टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल टू 5 ईयर, जैसे यहाँ पर नेशनल असेंबली के हर मेंबर की 5 साल होती है, वैसे ही
उस दौर में लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो मेंबर की जो टेन्योर है वो भी 5 साल होना चाहिए था। ये भी इस पैक्ट में कहा गया। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थी। आप में आपने बस ये वाला 1/3 वाला याद करना है, ये बहुत मर्तबा पूछा जाता है, बाकी जो है और इसमें से कोई सवाल नहीं आता। बाकी ये पूछता है कि लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, 1916 में, 15 में, 17 में या 20 में। तो ये साल याद रखना है, 1916 में। ठीक हो गया। अ, अब इसके कुछ मेन पॉइंट्स जो कि एमसीक्यूज के फॉर्म में पूछे जाते हैं, आपसे पूछेगा द मेन आर्किटेक्ट ऑफ द जॉइंट सेशन मीटिंग ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग इन लखनऊ 1916 वाज। मैंने आपको बताया ना कि ये कायदे आजम की फर्ज की वजह से ये मीटिंग हुई थी। क्यों? क्योंकि कायदे आजम वाज और एट दैट टाइम कांग्रेस का भी मेंबर था और मुस्लिम लीग का भी मेंबर था। तो ये चीज आपने याद रखनी है। कांग्रेस से इन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया था, कांग्रेस का भी मीटिंग मेंबर था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी, सॉरी, मुस्लिम लीग का भी मेंबर था। इंडियन नेशनल कांग्रेस से ये 1920 को इस्तीफा देते हैं, जो हमने एमसीक्यूज में पढ़ा था। ये पूछा भी जाता है कि कांग्रेस से कायदे आजम ने कब इस्तीफा दिया था, तो 1920 से, 20 में। ठीक है, तो मेन आर्किटेक्ट इस मीटिंग का कौन होता है? कायदे आजम होता है। इट मार्क्ड अ रेयर मोमेंट इन द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ठीक हो गया। लखनऊ पैक्ट वाज साइंड इन कब? दिसंबर 1916 में साइन किया गया था। डेट नहीं पूछेगा, खाली साल पूछेगा, 1916, 17, 18, तो साल पे फोकस करें। इन दिस पैक्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज लेड बाय बाल गंगाधर तिलक। अब बीजी तिलक इसका याद रख लें, बाल गंगाधर तिलक, ये एमसीक्यू आता है। यानी जो कांग्रेस थी, अच्छा, मुस्लिम लीग को कौन लीड कर रहा था? मुस्लिम लीग को लीड कर रहा था कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा था इसमें। और इंडियन नेशनल कांग्रेस को कौन? बीजी तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, ये नाम याद रखना, बीजी तिलक। ये एमसीक्यू आ चुका है। ठीक हो गया। उसके बाद जो है, ये इतना इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा अगर याद हो सके तो। वेयर डिड द एनुअल सेशन ऑफ मुस्लिम लीग हेल्ड इन बिफोर लखनऊ पैक्ट? यानी लखनऊ पैक्ट से पहले मुस्लिम लीग का सेशन कहाँ हुआ था? तो वो मुंबई में हुआ था। ठीक है, अच्छा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद जो आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि लखनऊ पैक्ट वाज प्रिजाइडेड बाय। अब यहां पर मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट कौन था? आपने वो चीज याद रखनी है, मोहम्मद अली जिन्ना प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और जो है ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस का कौन था? ए सी माजूमदार। ठीक है, अंबिका चरण माजूमदार। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, एट द टाइम ऑफ लखनऊ मीटिंग या लखनऊ पैक्ट 1916। ये लिखा हुआ है मैंने, ये छोटे से जो है इसमें बॉक्स में लिख दिए ये पॉइंट। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर है आपका। अब नीचे चलते हैं, रोलेक्ट एक्ट 1919। ऊपर की टॉपिक हमने कौन सी पढ़ी? लखनऊ पैक्ट 1916। उससे पहले कौन सी पढ़ी? मिंटू मॉर्ले रिफॉर्म्स पढ़ी। ठीक है, मिंटू मॉर्ले रिफॉर्म से पहले कौन सी पढ़ी थी? 1906 में बांग्लादेश, सॉरी, बंगाल पार्टीशन पढ़ी थी, आई गेस। ठीक है, हाँ। उससे पहले कौन सी पढ़ी? शिमला डेपुटेशन 1905। आई गेस 1905 में ही हुआ था। नहीं, जी सॉरी सर। सॉरी, बंगाल पार्टीशन 1905 में हुआ था। शिमला 1906 में। डेपुटेशन 1906 में हुआ था। उसके बाद फौरी तो 3 महीने के बाद जो है दिसंबर में 1906 में क्या बनी थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी। हाँ, तो ये थोड़ी सी सीक्वेंस है टॉपिक्स की, तो याद कीजिएगा। अब 1919 रोलेट एक्ट, ये क्या है? देखें, ये बेसिकली इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी दिल्ली में, इन्होंने एक बिल पास किया था जिसको एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 भी कहा जाता है। ठीक है, कॉमनली नोन एज रोलेट एक्ट। पास ऑन 18 मार्च 1919। डेट याद रखनी है, कब पास हुआ था ये बिल? रोलेट एक्ट 18 मार्च 1919 में पास हुआ था। द बिल गेव इनॉर्मस पावर्स टू द ब्रिटिश पुलिस टू सर्च अ प्लेस। अच्छा, ये जो बिल था, रोलेट एक्ट, ये बेसिकली पुलिस को ये अथॉरिटी दे रहा था कि आप, ब्रिटिश पुलिस जो है, वो किसी भी जगह को, किसी भी बंदे को उठा सकती है, किसी भी जगह को सर्च कर सकती है विथआउट अरेस्ट वारंट। ठीक है, अरेस्ट लीगली काम ये होता है ना कि कोई बंदे को तलाश कर रहे हो आप, घर पे छापा लगाए और बंदे को निकालना है, तो अरेस्ट वारंट दिखाते हो आप। लेकिन यहाँ पर ये चीज की नीड ही नहीं थी। आप जिस पे भी आपको शक हो उसको उठा लो, जैसे आजकल हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो बिल था उस वक्त पास हुआ था। कब पास हुआ था? 18 मार्च 1919 ब्रिटिश ने किया था। क्यों किया था ये आपको पता होगा। क्यों? क्योंकि जो ये पॉलिटिकल मूवमेंट्स थी अभी चल रही थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, अब ये दोनों मिलके जो है
इनके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपनी कैंपेन्स को तेज कर रहे थे। तो ये क्या इन्होंने किया, ये बिल पास कर लिया ताकि इनको किसी भी मतलब पॉलिटिकल जो कैंपेन है उसको सप्रेस करने के लिए उसके लीडर को पकड़ लें या उसको मार धार कर लें या उसको जेल में डाल दें। तो इस तरीके से जो है इस चीज से निपटने के लिए इन्होंने ये एक्ट पास करवाया। आपसे इस एक्ट के बारे में पूछेगा कि ये कब पास हुआ था। 18 मार्च 19 को पास हुआ था। जिस वक्त ये पास हुआ था वो उस वक्त वाइसरॉय कौन था, लॉर्ड कैम्पफोर्ड था। ठीक है, ये आपने याद रखनी है। अब जैसे ये एक्ट पास होता है तो गांधी जी क्या करते हैं, नो टैक्स कैंपेन चलाते हैं एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस एक्ट। वो कहते हैं कि कोई भी टैक्स नहीं देगा इन अंग्रेजों को। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है। ये सिंपल सी थी, कुछ ओवरव्यू था इसका रोलेट एक्ट का। अब इसके इससे ही रिलेटेड एक और टॉपिक है, जालियांवाला बाग मास्केयर। अब जालियांवाला बाग मास्केयर क्या है, जालियांवाला बाग जो है एक बाग गार्डन का नाम है जो कि अमृतसर में है। ठीक है, वहां पर क्या होता है, 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को जो है एक गैदरिंग, इंडियंस की गैदरिंग होती है। वो रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ एहतजाज करते हैं। क्यों? क्योंकि रोलेक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग ब्रिटिश पुलिस क्या करती है, दो बंदों को, दो पॉलिटिकल लीडर्स को उठा लेती है, जिसका प्रोटेस्ट जो है एक इंडियन अवाम की गैदरिंग करती है एक किस बाग में, जालियांवाला बाग में। और क्या होता है वहां पर, ये वाकया होता है, बहुत ही अफसोसनाक वाकया होता है कि ब्रिटिश ट्रूप्स जो है वो सीधा अंधाधुंध फायरिंग करती है उस अवाम पर, उस निहत्थे बेचारे लोगों पर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। और उनमें से 1,000, आई गेस 1,500 लोगों की जान चली जाती है। तो ये जो है हिस्ट्री में एक डार्केस्ट डे भी काउंट किया जाता है। और जो है ये इससे रिलेटेड है, रोलेट एक्ट से। अब आपने याद रखना है कि रोलेट एक्ट कब पास हुआ, 18 मार्च को। अगले ही महीने मार्च अप्रैल अप्रैल 13 अप्रैल को क्या होता है कि ये वाकया हो जाता है, जालियांवाला बाग मास्केर हो जाता है। ठीक है, 1919 में, उसी साल अप्रैल के महीने में, 13 अप्रैल 1919 क्या होता है, ब्रिटिश ट्रूप इस गैदरिंग पर जो प्रोटेस्ट करने आए थे, कहां पर, जालियांवाला बाग में, वहां पर अंधाधुंध फायरिंग करती है उनपे और जो है 1,000 से 1,500 लोगों की जान चली जाती है। ठीक है, और ये कहाँ पर है, ये कौन से शहर, अमृतसर। अमृतसर कहाँ पे, लाहौर से थोड़ा सा आगे है अमृतसर है। ठीक है, तो वहां पर किसके प्रोटेस्ट में के मतलब किसके प्रोटेस्ट पर ये आए थे। असल में दो लोगों को उठाया गया था, इंडियन नेशनल पॉलिटिकल लीडर्स को उठाया गया था, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इनको अरेस्ट किया गया था। उसके मद्देनजर ये लोग निकले थे, आवाम निकली थी एहतजाज करने इस बाग में। और जो है ये एक अफसोसनाक वाकया पेश आ जाता है। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, व्हिच इंपॉर्टेंट इवेंट प्रेसिडेड इमीडिएटली आफ्टर जालियांवाला बाग मास्केर। अब ये जो बाग जालियांवाला बाग मास्केर हुआ, इसके फौरी तौर पर कौन सा इवेंट होता है, फौरी तौर पर इस इनएक्टमेंट ऑफ रोलेट एक्ट, यानी इस एक्ट को खत्म किया जाता है। क्यों? क्योंकि अब देखें, 1,000 लोग जब मर जाएं तो अवाम का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। और फिर उन्होंने, अंग्रेजों ने यही समझा कि इसको फिलहाल खत्म कर देते हैं, अदरवाइज हमारे लिए चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी यहाँ पर। क्योंकि 1,000 लोगों की जान ले ली है हमने। ठीक हो गया। उसके बाद द मास्केर ऑफ द क्राउड एट जालियांवाला बाग ऑकर्ड ऑन, ये कब होता है, ये अप्रैल 13 1990 को होता है। ये सवाल पूछा जाता है, डेट आपने याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए, रोलेट एक्ट और जालियांवाला बाग मास्केर रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तो 18 मार्च को वो हुआ था, रोलेट एक्ट पास हुआ था, और अप्रैल 13 को जो है ये इवेंट होता है। तो इस तरीके से कोरिलेट करके चीजों को आपने डेट्स याद करनी है। जालियांवाला बाग मास्कर टुक प्लेस इन विच सिटी, लाहौर में, आगरा में, कलकत्ता में, या अमृतसर में। तो अमृतसर में। ठीक है, लाहौर के थोड़ा सा आगे है। ड्यूरिंग जालियांवाला बाग इंसिडेंट पीपुल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ, लोग किसकी अरेस्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने आए थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। ठीक हो गया। अब आई गेस हमारे पास थोड़ा टाइम है तो खिलाफत मूवमेंट भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट क्या है, खिलाफत मूवमेंट 1919 में। अब 1919 में कितनी टॉपिक्स हमने पढ़ी, तीन चीजें हुई थी। 1919 में रोलेक्ट एक्ट पास हुआ था। ठीक है, उसके फौरी बाद उससे रिलेटेड जालियांवाला बाग मास्केर होता है। ठीक है, अब 1919 में खिलाफत मूवमेंट भी होती है। अब ये तीनों टॉपिक एक ही साल में है तो आपको थोड़ा सा जो है इजी रहेगा याद करना। खिलाफत मूवमेंट क्या होती है, देखें, वर्ल्ड वॉर वन
1919 में शुरू होती है, 1924 में, सॉरी, 1900, वर्ल्ड वॉर 1 जो है, आई गेस 1914 को शुरू होती है, 1919 को खत्म होती है, ठीक है। 1919 को खत्म होती है, तो जैसे ही इसमें ऑटोमन एम्पायर यानी जो को सल्तनत उस्मानिया है उस पर कब्जा किया जाता है और उसको तोड़ा जाता है बाकायदा, क्योंकि इसमें दो ग्रुप थे, ठीक है। एक ग्रुप में आपका ऑटोमन एम्पायर, हंगरी और उसके अलावा ऑस्ट्रिया, एंड देन आपके दो और ममालिक थे, और एक तरफ अंग्रेज और जो है फ्रांस, स्पेन, लंदन, ब्रिटेन, उसके अलावा आपका अमेरिका, ये सारे के सारे कंट्रीज थे। तो जाहिर सी बात है, जीतता कौन? जिसकी तादाद ज्यादा है। तो जो दूसरा ग्रुप था वो जीत गया। ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन ने मुख्तलिफ जो इलाके थे उन पर कब्जा कर लिया। फलस्तीन का जो इलाका था वो ब्रिटेन के हाथ में आया था। इसी तरीके से कुछ इलाकों पर फ्रांस ने अपना कब्जा कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से जो है इन्होंने आपस में ग्रुप्स ने जो 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 प्लेसेस पर कब्जा किया था वो आपस में बांट दी कि भाई ये तुम रखो, ये तुम रखो, ये तुम रखो, ठीक हो गया। तो खिलाफत मूवमेंट क्या हुआ कि ओटोमन एम्पायर यानी सल्तनत उस्मानिया, ये ड्रामा भी आपने देखा होगा, उस्मान वाला, और जो है इसकी सल्तनत पे कब्जा किया जाता है और इसके डिफरेंट पार्ट्स पर कब्जा किया जाता है, और जो है ब्रिटिश पॉलिसीज जो है ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ वो सख्त होती हैं। तो इसके खिलाफ इन पर प्रेशर डालने के लिए जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, क्योंकि ओटोमन में मुसलमान थे, ये मुसलमानों की आखिरी सल्तनत थी, ठीक है। मुसलमान क्या करते हैं, इन पर प्रेशर डालने के जरिए ये क्या करते हैं, एक मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम होता है खिलाफत मूवमेंट। 1919 में ये अंग्रेजों पर प्रेशर डालने के लिए एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं जिसको खिलाफत मूवमेंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज जो है उनकी जो पॉलिसीज थी ओटोमन एम्पायर के पास यानी जो आखिर में तुर्की बना, उन ब्रिटिश ये कह रहा था उनको कि ना आपकी आर्मी होगी, ना इसको आप मुस्लिम स्टेट करार दोगे, और खिलाफत का जो निज़ाम है वो खत्म होगा, अब प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ये वाला सीन चलेगा, ठीक है ना। आखिरी खिलाफत हमारी यही थी, ओटोमन एम्पायर। उसके पास खलीफा तो सिस्टम ही नहीं है हमारे पास प्राइम मिनिस्टर, बादशाह, ये सीन है। सऊदी अरब के बादशाह हैं, ठीक है। ईरान का सुप्रीम लीडर है, और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है। खलीफा कहीं भी नहीं है। खिलाफत हमारे यहाँ से खत्म हो गई, आखिरी खिलाफत हमारी ओटोमन एम्पायर थी, ठीक है। तो इस सीन के बाद क्या होता है, 1919 से लेकर 1924 तक ये मूवमेंट चलती है। यहाँ पर एक ही एमसीक्यू आपसे आएगा कि खिलाफत मूवमेंट का जो टेन्योर था वो कितना था। ये 1919 से शुरू होती है, 1924 तक, यानी 5 साल तक चलती है, ठीक है। इसको शुरू किसने किया था? मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ खिलाफत मूवमेंट? टू प्रेशर द ब्रिटिशर्स, क्योंकि ब्रिटिश की जो पॉलिसीज थी ओटोमन एम्पायर की तरफ से वो बहुत ज्यादा हर्ष थी, ठीक है। तो उस पर थोड़ा प्रेशर डालने के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट की गई थी, ठीक हो गया। द खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय अली ब्रदर शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली जौहर, हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट। शौकत अली को पहला प्रेसिडेंट, सॉरी, फर्स्ट सेक्रेटरी बनाया गया खिलाफत मूवमेंट का। मुस्लिम बायकॉटेड द यूज ऑफ इंग्लिश गुड्स ड्यूरिंग विच मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट के दौरान मुसलमानों ने अंग्रेजी जो सामान और ये सारी चीजों को बायकॉट किया। खिलाफत मूवमेंट वाज रिलेटेड टू ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट एंडेड इन 1924। साल आपने याद रखना है, मैंने कहा है, साल लाजमी पूछता है, ठीक है। और ये पूछता है कि इसने खिलाफत मूवमेंट किसने शुरू की। तो ये आज की जो लेक्चर है इसमें हमारे 4 टॉपिक्स हो गए। अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल जो है, कल भी आपके कुछ टॉपिक्स में कवर करवाऊंगा, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा लॉन्ग है, तो जितना जल्दी हमसे हो सका उतना जल्दी टॉपिक्स को कवर करके, टेस्ट भी आपके करीब आ रहे हैं, एएसएफ का टेस्ट भी करीब है और जो है असिस्टेंट का टेस्ट भी करीब है। तो इंशाल्लाह जो है इसको कवर करना है। कल के लेक्चर में सिमन कमीशन पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट, क्योंकि इससे रिलेटेड है ये भी, और जो है जिन्नास 14 पॉइंट्स भी इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक्स इंशाल्लाह करेंगे, और फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता इसको पूरा करेंगे। अब अगर आपका कोई भी इस लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप पूछें, अदरवाइज इस लेक्चर को खत्म करते हैं हम।